नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सबने अपनी अपनी ईद मनाई, बहुत खुशियों से मनाई, सादगी से मनाई गई ईद। और बहुत अच्छी बात ये थी कि जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, जब मैं इतने दिनों से शोज़ कर रही थी तो ख़ास तौर पर कराची में मैंने ये चीज़ देखी कि लोगों ने किसी हद तक एहतियात की और लोग अपने घरों में महदूद रहे। गेट टुगेदर्स हुई लेकिन बहुत कम पैमाने पर हुई, उतनी ज़्यादा जितनी एक्टिविटी नज़र आती रही आम ईदों के ऊपर वो नहीं थी। तो अच्छी बात यह है। और मजहबी जोश जज्बे से मनाई गई, इज्तिमात में, नमाजों में भी हमने देखा कि SOPs का ख्याल रखा गया। अब लोग नॉर्मल रूटीन लाइफ पे आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि घरों में भी जिस तरीके से है वो एहतियात की जा रही है। ऑफिस में, दफातर में कुछ को खोल दिया गया और ये कहा जा रहा है कि SOPs फॉलो करते हुए आप काम करने का आगाज कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर अभी चीज़ों को नहीं खोला गया है, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये कि सिचुएशन ख़राब हो रही है और जो केसेस की तादाद है वो बढ़ रही है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन में नरमी देखी गई थी उसके बाद फौरी तौर पे, चूंकि ईद से पहले की अगर हम बात करें तो उसका इफेक्ट अभी नजर आ रहा है। मार्केटों में रश दिखाई दिया, लोग शॉपिंग के लिए निकले और एहतियाती तदाबीर पर उस वक्त अमल दरामद इस तरीके से नहीं किया गया। सो एक वेव आ गया है और बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है ओवरऑल पूरी जो मुल्क में, कम नंबर ऑफ केसेस क्या हैं और जो रिकवरीज हैं उनकी तादाद क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। बिलाल आफरीदी हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि इब्राहिम रिंद हमें कराची और सिंध भर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। सबसे पहले बिलाल ये बताइएगा, इस वक्त जो केसेस की तादाद है मुल्क भर में वो कितनी है और रिकवरीज की तादाद कितनी पहुंच गई है? आज बिल्कुल मुल्क भर की मजमूई तादाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त मुल्क भर में 57,705 केसेस कोरोना वायरस के कंफर्म हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1,356 मजीद केसेस गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर आए और 24 घंटे के अंदर ही 30 अमवात भी कोरोना वायरस के बायस वाक़ई हुए हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अब तक जो अमवात की तादाद है वो 1,197 है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि अब तक जो रिकवरीज की जो तादाद है वो 18,314 तक हो चुकी है। लोग इसे रिकवर भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इसी तरह पंजाब की अगर बात की जाए तो अब तक पंजाब में ओवरऑल 20,654 केसेस कंफर्म हो चुके हैं और KPK में 8,080 केसेस। इस तरह कश्मीर में 211 और गिलगित बल्तिस्तान में 630 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस के। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में 3,666 जबकि सिंध में 22,934 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। टोटल केसेस की जो तादाद है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो 57,705 है। जी सही। इब्राहिम, आप भी सूरत हाल बताइएगा, सिंध में क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम देखें जिस तरह से खबरें आ रही हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में बड़ी तादाद में लोग इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और आइसोलेशन में जा रहे हैं। कितनी शिद्दत में इजाफा हो गया इब्राहिम? जी देखें, बिल्कुल जो इजाफा है वो मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कमी नहीं हो रही है। सिंध भर की अगर बात की जाए 23,507 अफराद हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 13,000 से ज़्यादा अफराद का जो ताल्लुक है वो कराची से। अगर गुज़श्ते 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 2327 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 573 अफराद में जो कोरोना की तस्दीक हो चुकी है और 5 अफराद जो है वो जहाँ बहक हो चुके हैं। अब तक 1,61,628 टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से 23,507 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। जबकि अमवात की बात की जाए तो पूरे सिंध में 374 अफराद जो हैं वो इस कोरोना का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं। 248 की हालत अभी भी तशवीशनाक है और 49 अफराद जो है अभी भी वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीज हैं उनकी तादाद 14,618 है, जबकि 12,931 अफराद हैं वो घरों पर अभी भी क्वारंटाइन किया हुआ है अपने आप को। तो 24 घंटों के दौरान 542 अफराद सेहतमंद भी हो चुके हैं। और अगर पूरे सिंध की और कराची की बात की जाए सेहतयाब अफराद की तो 8,515 अफराद जो हैं वो पूरे सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। इस हवाले से वज़ीर सेहत सिंध और सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की जो इंचार्ज हैं डॉक्टर दुरेनाज जमाल, उनका भी ये कहना कि जो अफराद सेहतयाब हो चुके हैं उनको चाहिए कि वो जो दीगर अफराद कोरोना के मुख्तलिफ अस्पतालों में वेंटिलेटर पर मौजूद हैं उनको अपना प्लाज्मा दें ताकि उनकी भी जल्द से जल्द जो है
उनकी ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें और वो भी मामूलात की ज़िंदगी की तरह जो है गुजार सकें। बड़ी तादाद में लोग अभी भी एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे। गुज़श्ता रोज़ भी पहले ईद के पहले रोज़ तो लोग इब्राहिम ये बताइएगा क्या कहा जा रहा है, वेरी क्विकली ये बता दीजिएगा इब्राहिम के लॉकडाउन की तरफ क्या एक बार फिर बात हो रही है, सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, सख्ती की जाएगी ताकि लोगों को घरों में महदूद किया जा सके हुकूमत की जानिब से? जी देखें, बिल्कुल ये इतलात लाजमी थी, ज़रूरी आई थी और बताया भी यही जा रहा था कि एक दफ़ा फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो तर्जमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने जो है वो वाजे कर दिया कि अभी फ़िलहाल सख्ती की तरफ नहीं जा रहे। अवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। अगर एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे। इब्राहिम आपका शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बिलाल, वेरी क्विकली ये बता दीजिएगा कि ये कहा जा रहा है कि जो लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, खासतौर पर बैरून मुल्क से, उन तमाम लोगों के टेस्ट एक साथ नहीं होंगे, जिनमें सिम्टम्स होंगे सिर्फ उन्हीं के टेस्ट होंगे। क्या एसओपीज बनाई गई हैं, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, इसके लिए एयरपोर्ट्स पर खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। जो भी दरवाजे बैरून मालिक से पाकिस्तान आएंगी उनके जो है वो एयरपोर्ट पर पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, सिम्टम्स चेक की जाएगी और जो लोग बीमार होंगे जिनमें सिम्टम्स पाई जाएंगी उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके टेस्ट लिए जाएंगे और उनके टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि उनको घर जाने दिया जाए या उनको क्वारंटाइन में या उनको अस्पताल रखा जाएगा। जी सही है बिलाल आफरीदी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इब्राहिम रिंद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए रिपोर्टिंग कीजिए। आप दोनों का शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवी जमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर अमराज सीना है। उसके अलावा डॉक्टर राना जवाद असगर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिक्स एंड इम्प्लीमेंटर्स हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम नवी जमाल साहब, ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू नजर आ रहा है वो ये कि अब ये कहा गया है कि जो बैरून मुल्क से फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें तमाम लोगों के टेस्ट नहीं होंगे। आप इसे किस हद तक दुरुस्त समझ रहे हैं इस फैसले को, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो भी पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट्स आई, तो क्या करना होगा इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली तो आपको पता है कि ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी है ये पूरी दुनिया में बहुत मतलब इस पे एम्फेसाइज किया जाता है, इस पे जोर दिया जाता है और नो डाउट कि इसका फ़ायदा होता है आपकी डिटेक्शन में पेशेंट को और उसके बाद आपको आइसोलेट करने में और उसके बाद अगली फर्दर मैनेजमेंट में और बाकी जो लोग हैं जो कॉन्टैक्ट में उनको भी सेव करने में। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा है कि जब वहाँ से ये लोग आ रहे हैं, अगर इनको मैंने बाकी इंटरनेशनली भी देखा कि बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी लोग जो दूसरे मुल्कों में जब लोग जाते हैं और किसी मतलब यहाँ से हमारे पाकिस्तान से तो वहाँ या सपोज यूरोप में तो वो उसको अपने घर में ही क्वारंटीन कराते हैं, उनसे एक फॉर्म फिल करा देते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और आपको कोई इशू नहीं है पिछले 14 दिन से तो आप अपने घर में क्वारंटीन करें और उसमें पूरा वो उसका परफॉर्मा को फिल करते हैं कि आप अनड्यू वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक नहीं है और पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोई और डिजीज साथ नहीं है, पेशेंट की एज कोई हाई रिस्क फैक्टर में नहीं जाती, तो वो बंदों को उनको क्वारंटीन किया जा सकता है और उसके साथ उनका टेस्ट अगर सपोज उसमें कोई उसके सिम्टम शुरू हो जाते हैं तो फिर उनका टेस्ट करना बेहतर होगा। सही है। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, चूंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हम आपसे लाजमी करते हैं और अभी जो सूरत हाल, अब ये जो मैं बात कर रही हूँ, अभी रिसेंटली फ्लाइट आई है कतर से, मुल्तान पहुँच गए हैं, 250 के करीब अफराद हैं। दूसरी बात ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात कर रहे हैं डॉक्टर अंजुम साहब के, खुद ही लोग आइसोलेट हो जाते हैं, क्वारंटाइन करने के लिए उनको टाइम पीरियड दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि देखा हमने प्रैक्टिस ये रही कि लोग तो क्वारंटाइन सेंटर्स से भी भाग गए, इस तरह की सिचुएशंस भी रही। तो ऐसे में आप समझते हैं कि इस तमाम तरह सूरत हाल में जहां पर आपके पास नंबर ऑफ केसेस आपको नहीं पता होंगे, फैक्ट्स आपके सामने नहीं होंगे, आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकेंगे?
हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी, अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। इसमें पब्लिक हेल्थ में हम एक बात कहते होते हैं कि यहाँ पे कोई भी फैसला सही या गलत नहीं होता। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप अपने फैसले के जवाब में आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं और आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि अगर तो पाकिस्तान के पास टेस्टों की तादाद काफ़ी थी तो उनको ये टेस्ट कर लेने चाहिए आने वाले इनकमिंग पैसेंजर्स के, क्योंकि उसके बाद आगे का प्रॉब्लम वही है जो भी आपने बताया है कि इंग्लैंड की निस्बत हमारे लोगों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं है। लेकिन दूसरी जो टेस्ट करने का जो फायदा ये होता है, अगर आप ज्यादा टेस्ट करें, और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि ज्यादा टेस्ट करने का फायदा होगा, हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे। तो उसका फायदा ये होता है कि जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं तो वो फिर 99% लोग अपने आप को घरों में महदूद कर लेते हैं। तो इस तरह जो एक ट्रांसमिशन चेन चल रही होती है, जो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, मरीज वो नहीं करते। तो मेरा अपना ख्याल है कि मेरे पास ये मालूमात नहीं है कि क्या गवर्नमेंट के पास टेस्ट काफी नहीं थे आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट करने के लिए। अगर वो तादाद काफी नहीं थी तो फिर ठीक है, जो उन्होंने फैसला किया है उसकी रीजन बनती है। सही। डॉक्टर फलक कादर अभी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर फलक। अब ये जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि जो सीवियर केसेस हैं वो किस हद तक नज़र आ रही हैं, तमाम माइल्ड ही केसेस हैं? हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है सिंध में? थैंक यू सो मच इन्वाइटिंग मी रमशा। देखिए, डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी के केसेस का जो डिटेक्ट होना, रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो एसिम्टोमेटिक है तो वो जाहिर सी बात है किसी को भी डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है, और सीवियरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में कि अब जगह नहीं है। अब मैं किसी भी हॉस्पिटल का यहाँ नाम नहीं लूँगी, बट कराची के जो हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर की सर्विसेज हैं, जिसमें 24/7 पल्मोनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक्स और डिफरेंट तरह की जो स्पेशलिटी के लोग हैं वो मौजूद हैं, उन सब हॉस्पिटल्स में अब जगह मौजूद नहीं है। और जब कोविड का पेशेंट डिस्ट्रेस में जाता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है, तो उसकी कंडीशन को या फिर उसके सिम्टम्स को मैनेज करना नॉर्मल डॉक्टर का काम ही नहीं होता। क्योंकि अगर पेशेंट यानी कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाता है तो उसकी गाइडलाइंस होती हैं जो अकॉर्डिंग टू द WHO, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंटरनेशनल बोर्ड पर जो डॉक्टर्स, क्योंकि इसके स्टडी की कंटिन्यूइंग होती जा रही है, कुछ ड्रग्स जो है उसके बहुत अच्छे इफेक्ट भी आ रहे हैं। एवरीथिंग इज़ इन ट्रायल, पर कुछ ड्रग्स की बहुत अच्छी जो है उसमें स्टडीज की गई हैं और हमारे सामने रिजल्ट्स कोविड के लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली सही। तो अब हम इस चीज़ को रिस्क पे नहीं रह सकते कि अगर हमने एसिम्टोमेटिक पेशेंट है तो हमने उसको बगैर टेस्ट के दाखिल कर दिया मुल्क के अंदर, वो तो आकर यही समझेगा मैं सेहतयाब हूँ और दूसरे लोगों को भी इफेक्ट करेगा। और सर ने यही बताया कि यहाँ पर हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। आपने खुद देखा लास्ट टाइम हमने कितने प्रोग्राम्स किए हैं, मार्केट्स में, बाज़ारों में लोग किस तरह घूमते फिरते नज़र आए हैं। अगर इसी तरह की रिस्पॉन्सिबल हम कौम होते तो लॉकडाउन के अंदर ही हम लोग को ख्याल आ जाता। और जो लोग पहले ये बातें कर रहे थे कि ये वायरस कोई वायरस है ही नहीं, ये एक सियासत का पार्ट है और डिफरेंट तरह की जो चीज़ें उनमें हम सुन रहे थे, अब वही लोगों को इफेक्ट हुआ है तो पता चला कि कितना ज़्यादा खतरनाक। इन द वर्स्ट कंडीशन, जैसे भी आपने कहा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाते हैं पेशेंट, क्या कंडीशन हो जाती है उसमें? और फिर आप क्योंकि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं तो कैसे उसको जो है ना वो फिर ट्रीट करना होता है, और अगर ना मिले वेंट फॉर एग्जाम्पल उस वक्त तो किस हद तक कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है? देखें, इनिशियली तो पेशेंट ये जो वायरस होता है वो पेशेंट के अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो इन्फेक्ट करता है। वही बात है कि अगर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई या वायरल लोड बहुत ज़्यादा है तो नीचे डिस्ट्रेस तक जाएगा, यानी कि आपके लंग्स तक पहुंचेगा। उसके बाद ARDS में की कंडीशन, लंग्स आपके इस तरह के पैचेस हो जाते हैं, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत मुश्किल हो जाती है। अब माइट भी पॉसिबल, अब देखिए इसमें भी गाइडलाइंस हैं और स्टडी हो रही है। कुछ इवन पल्मोनोलॉजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पर डालने के बाद भी हमें कोई फ़ायदा या इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही है। सम टाइम जो है वो वेंटिलेटर से पेशेंट वापस भी आए हैं, पर अंदर आपके लंग्स में इतना मैस हो चुका होता है कि अगर आप उसको बर वक्त उसका आपने इलाज नहीं किया तो पेशेंट एक्सपायर हो जाता है। हमने आंखों से देखे एक्सपायर होते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बहुत सिंपल सा है। अगर यंग
पेशेंट को हो रहा है वो एसिम्प्टोमेटिक हो रहे हैं, 2 दिन फीवर आया, ठीक हो गए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को यही रिस्पॉन्स आएगा। ये वायरस डिफरेंट तरीके से जो है वो इसके सिम्टम्स जाहिर हो रहे हैं। किसी को रीनल फेलियर यानी कि किडनी के डिसऑर्डर्स में भी मुब्तला कर रहा है, अगर किसी पेशेंट्स के अंदर आपका डी डायमर बड़ा मिल रहा है, किसी में LDH बड़ा मिल रहा है, किसी में फेरेटिन बड़ा मिल रहा है, किसी के अंदर जो है वो SGPT राइज मिल रहा है, डिफरेंट तरह के जो मार्कर थे वो रेज हो जाते हैं। अब ये देखें ना कि ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए भी क्योंकि बार बार डॉक्टर्स भी बात कहते हैं कि जो कोविड है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, इसके बिहेवियर्स चेंज हैं। तो ऐसे में प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अंजुम साहब कितना क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी खुद, और अगर एहतियात ना बरती गई, केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हमारी यहाँ हॉस्पिटल्स में सूरत हाल संगीन हो सकती है और जो कि हो रही है। जी जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम सपोज माइल्ड केसेस को तो या मॉडरेट वालों को तो हम अकोमोडेट कर लेते हैं, चलें उसको हम टैकल कर सकते हैं। जो सीवियर हो जाते हैं, जो ARDS वाले हैं, उसके लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ जो है वो पूरी दुनिया में बहुत कम है, तो हमारे पास तो ऑलरेडी भी कम थी। तो इसके लिए वो जो डॉक्टर्स की रेशो, पैरामेडिक्स की रेशो और वेंटिलेटर की रेशो वो बहुत ज़्यादा कम है। तो लिहाजा आजकल जो हम जो देख रहे हैं, जो हमें थ्रेट आ रहा है वो यही है कि जो सीवियर डिजीज़ है वो ज़्यादा आ रही है। वो सीवियर डिजीज अब जाती है तो किसी वक्त भी उसको हमें वेंटिलेट करना पड़ता है पेशेंट को। तो उसके लिए फिर ये सारा पैराफिनेरियो हमारे पास होना चाहिए और वो बहुत अप टू द मार्क होना चाहिए, तो फिर ये रिकवरीज होती हैं। अदरवाइज अगर हम अपने सिनेरियोज को देखें तो अच्छा डॉक्टर नवीद अंजुम साहब, ये जो हम रिकवरीज की बात कर रहे हैं, जैसे भी हमारे नुमाइंदगान भी बता रहे थे कि जो लोग रिकवर हो रहे हैं उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर से जाने के बाद जब वो तबीयत उनकी बेहतर हो जाए तो वो अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करें ताकि लोगों में एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जा सके और उनको ट्रीट किया जा सके। तो क्या इस प्रैक्टिस को हमारे यहाँ फॉलो किया जा रहा है और किस हद तक हो रहा है? क्योंकि इनिशियली जब ये टेक्निक पर बात हुई थी तो बहुत हाइप बनी थी, लेकिन अब उसके बाद कहाँ तक पहुँचा ये मामला? इसमें जो है ये देखिए जी, जब आपने रेस्क्यू करना है तो फिर जो चीज़ आपको अवेलेबल हो और जिससे आपको फ़ायदा नज़र आता हो आप वो उसको इस्तेमाल करें। और इसमें यह है कि ये काफ़ी इस वक्त इस पर काफ़ी ज़्यादा काम शुरू हो चुका है, कराची में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी। तो लोगों को चाहिए कि लोग डोनेट करें। देखिए जी, अगर आप एक इंसान की जान बचा लेते हैं तो इस मीन कि आप पूरी इंसानियत की जान बचा लेते हैं। तो आपके 200 ml या 300 ml प्लाज्मा देने से अगर आपके पेशेंट का जो बंदा मर रहा है, जो आखिरी सांस ले रहा है, अगर उसको रिकवरी मिल जाती है और उसको सेहत मिल जाती है तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में आप जो है वो अपना सवाब कमा लेते हैं। तो इसमें कोई अर्ज नहीं है और ये अब इस्टेब्लिश हो रही है ये चीज़। और इसमें इस वक्त तो आपने देखा कि जो चीज़ भी आपको मिले आपने इस्तेमाल करनी है जब आपका पेशेंट डाइंग कंडीशन में हो। तो वो प्लाज्मा भी, इसका भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। थोड़ी कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है कहीं, क्योंकि इसमें इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जो कि हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3-4 सेंटर्स में ये बहुत अच्छा इनका जो है वो काम शुरू हो चुका है। सही। तो कुछ इस तरह से भी डिज़ाइन किया जा सकता है कि डॉक्टर राना जवाद साहब के जब लोग क्वारंटाइन सेंटर से निकल रहे हों, रिकवर हो चुके हों, तो वहीं पे उनको जो है ना कोई किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए या रेकमेंड किया जाए उसके बाद फौरी तौर पे कि वो जाएं और अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ये मैंडेटरी कर दें ताकि एटलीस्ट जो हमारे यहाँ रिकवरीज की रेशो और बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकें। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इसको किया जा सकता है और वो बेहतरीन वक्त होगा जब वो खुद रिकवर होकर वहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं कि उनको इनकरेज किया जाए। तो इस वजह से एक जो काउंसलर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए कि जब मरीज को वो ज़हनी तौर पर तैयार करें। और क्योंकि प्लाज्मा और खून देने से किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सेल वैसे भी रूटीनली एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, चंद हफ्तों के बाद वो खत्म हो जाते हैं और नए आने होते हैं। तो इस वजह से अगर हम अपने जिस्म का खून का कुछ हिस्सा दें तो ये ना सिर्फ कोरोना वायरस के लिए बल्कि दूसरे बीमारियों के लिए भी लोगों की जान बचाता है। तो हम तो शुरू से जब मेडिकल स्टूडेंट्स है उस वक्त से दे भी रहे हैं और इनकरेज भी कर रहे हैं लोगों को कि खून का अतिया दिया कीजिए और रेगुलरली दिया करें। और स्पेशली ये एक पैंडेमिक है और एक बहुत बड़ी दुनिया की ग्लोबल इमरजेंसी है। तो जो भी हमारे दोस्त, अजीज, रिश्तेदार या पाकिस्तान
पाकिस्तान के शहरी इस वक्त इस बीमारी से रिकवर हो रहे हैं, तो उनको ये ज़रूरी, ये अल्लाह से एक वादा कर लीजिए कि जब आप रिकवर होंगे तो आप दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपने खून का अतिया देंगे। ये सिर्फ खून का अतिया ही है। चूंकि मुझे फौरी तौर पे ब्रेक की तरफ बढ़ना है तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे तो जरा हम जो ट्रांसपोर्ट ओपन की गई है, जो लोकल बसेस भी अभी चल रही हैं, हम देख रहे हैं पंजाब में खास तौर पे उसका ऐलान किया गया था, तो वहां पर लोगों ने एसओपीज को फॉलो नहीं किया। ट्रांसपोर्ट इसका जो चलाना है वो इस वक्त किस हद तक एसओपीज के साथ उस पर अमल दरामद करवाना होगा, एक तो इस पर बात होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे और हमें पेशावर और लाहौर से हमारे नुमाइंदगान भी ज्वाइन करेंगे, हमें अपडेट करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो जाने से पहले जिस तरह हम कह रहे थे कि अब चूंकि लोग बड़ी तादाद में ईद करने के लिए अपने घरों को जाते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं वो एक से दूसरे शहरों में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ख़ास तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए एसओपी जो डिज़ाइन की गई उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि अब वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है और आना भी शुरू हो गए होंगे लोग। तो क्या सूरत हाल है बस टर्मिनल्स पे, सिचुएशन क्या है, जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ मिर्जा हमें लाहौर की सूरत हाल बताएंगी, जबकि इरफान मूसज़ई हमें पेशावर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। दुआ बताइएगा, एक तो किस हद तक जो लोग हैं वो वापस आना शुरू हो रहे हैं, क्या रश लगा हुआ है बस टर्मिनल्स पर, और दूसरी तरफ ये एसओपीज को कितना फॉलो किया जा रहा है। दुआ जी बिल्कुल रमशा, आज आखिरी छुट्टी है ईद की, तो कल से काम बाकायदा शुरू हो, लेकिन एक ये भी मामला है कि लॉकडाउन की खबर गर्दिश कर रही है कि लॉकडाउन दोबारा लगा दिया जाएगा। तो हम आज इतनी ज़्यादा तादाद तो नहीं देख रहे, अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि कल से लोग ज़्यादा आना शुरू होंगे। आज भी रश है लेकिन कदरे कम है और लोग यहाँ पर जो अपने शहरों से वापस तो आ रहे हैं, लेकिन एसओपीज़ की बात करें तो हम उसमें खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का कहना है कि अगर एक बस में ये करें कि हम एक सीट खाली रखें और एक शख्स को बिठाएं तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि किराए भी जो है वो भी जो एक मतलब हमने तय की गई थी उस हवाले से भी वो कह रहे हैं कि उनको पैसे नहीं बचते। इसलिए जो है हमने बेशतर जगह पर ऐसे भी देखा है यहाँ पर कि लोग वैगनों में उन्हें भरे हैं और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उस पर भी बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए, ग्लव्स नहीं पहने हुए, हैंड सैनिटाइजर तो बहुत सारे लोगों के पास मौजूद ही नहीं है। और चूंकि ये लॉकडाउन में नरमी हुई थी तो लोगों का ये ख्याल था कि शायद कोरोना के केसेस कम होना शुरू हो गए हैं, इसलिए भी लोग ज़्यादा हमें बेहतियात करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सही, तो बिल्कुल लॉकडाउन में नरमी हुई तो लोगों ने ये समझा कि शायद कमी हो गई है केसेस में, और ट्रांसपोर्ट में अगर आप कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो खासी एहतियात की ज़रूरत है। इरफान मूसज़ई, क्या सूरत हाल है पेशावर में, एसओपीज़ पर अमल हो रहा है, रश लगा हुआ है या तादाद कम है मुसाफिरों की? अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर बस टर्मिनल में, जहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है, चूँकि ज़्यादातर लोग जो है पेशावर आए थे, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और मुख्तलिफ सूबों से, तो यहाँ पर जो है काफ़ी रश लगा हुआ है। लोग वापस जा रहे हैं, चूँकि सुबह का वक्त है, अभी तो जो दूसरे अजला से पेशावर लोग आ रहे हैं तो उनकी आमद का सिलसिला तो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो अगर एसओपीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा कि बस टर्मिनल में एहतियात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लोगों ने मास्क तक नहीं पहने हुए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी कहा गया था कि वो ट्रांसपोर्ट अड्डों में जो है वो पानी की टैंकियाँ रखेंगे, साबुन रखेंगे, इसी तरह सैनिटाइजर रखेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी किसी किस्म के इकदाम जो है वो देखने को नहीं मिल रहे। तो यही तो लोग जो है वो किसी किस्म के एहतियात जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो एक सीट छोड़कर एक सवारियाँ बिठाई जाएंगी, लेकिन वो भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उस पर भी किसी किस्म का अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा है। वही जो है IS में जो है 14-15 सवारियाँ जो है वो बिठाई जा रही है। इसके अलावा जो है तो उनका ये कहना है कि चूंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसी वजह से वो पूरे सवारियाँ बिठाई जा रही है। अगर यहाँ पे जो पब्लिक शहर में अंदर जो ट्रांसपोर्ट चलती है उसकी बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि सुजुकियों में वही जो है 10-12-15 बंदे जो है वो अंदर बिठाए जाते हैं, बाहर भी वो खड़े होते हैं। तो इसी तरह ऑटो रिक्शे जो लोकल चलते हैं तो उसमें भी सेम सूरत हाल है। तो हमें हमें जो एहतियाती तदबीर है वो किसी जगह पर भी नजर नहीं आ रहे। लोग ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि
हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म कर लिया है। तो दूसरी जानिब आज रश इस वजह से भी टर्मिनल में ज़्यादा है कि जो हमने देखा कि ज़्यादा तो लोगों का यही ख्याल है कि कल से एक बार फिर जो है लॉकडाउन की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही है। तो लोगों की यही कोशिश है कि वो टाइम पर पहुंच जाए, तो इसी वजह से भी काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। तो दूसरी जानिब हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया या महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से कोई एहलकार जो है वो किसी भी बस अड्डे या टर्मिनल में मौजूद नहीं है ताकि वो इन पर चेक एंड बैलेंस रख सके। बिल्कुल हर किसी की जो है वो अपनी मर्जी है, अपनी मनमानी जो है वो मनमानी कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर जो है उसी तरह सवारियाँ बिठा रहे। बिल्कुल, तो एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और जिस तरह से लोगों का रश नज़र आ रहा है, ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको नहीं किया जा रहा, एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। इरफान मूसाज़ई आपने हमें अपडेट किया, दुआ मिर्ज़ा आपने हमें तमाम तरीन सूरत हाल से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कीजिए। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ख़ास तौर पर क्योंकि अब लोगों की वापसी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का कहा गया, ट्रांसपोर्टर्स अब उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। इवन लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पहुंचना है और लॉकडाउन की खबरें आने के बाद तो और ज़्यादा थोड़ा पैनिक बढ़ जाता है कि आया वो अपनी मंजिलों को पहुंच पाएंगे या नहीं। तो सिचुएशन तो ख़राब होती जा रही है, अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद ना किया तो मज़ीद ख़राब हो सकती है। जी हाँ, और इसमें कुछ हमारा भी कसूर है, हमारी हुकूमतों का कसूर है कि हमने लोगों तक मुख्तलिफ मुतज़ाद इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। तो इस वजह से आम लोग जो हैं, जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है और पढ़े लिखे भी हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि असल में सूरत हाल क्या है। तो लेकिन अब मैं तो सबको यही तकलीन कर रहा हूं कि आप अपनी जान बचाने का बंदोबस्त करिए, अपनी जान बचाने की एहतियात कीजिए। और अगर आपने अब बस पे जाना ही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी पे जाना है, आपके पास ऑप्शन और कोई नहीं है, तो फिर नंबर 1 वो बड़ा जरूरी होना चाहिए सफर आपका। आप अपने काम पे वापस जा रहे हैं, अपने रोजी कमाने के लिए जा रहे हैं, तो जरूर जाइए। किसी से मिलने मिलाने के लिए ना जाइए, नंबर 1। नंबर 2, जब अगर आपको मजबूरी में ये सफर करना पड़ जाए और घर से निकलना पड़े तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। दूसरा मैंने ये देखा है कि और मास्क को सही तरीके से पहनना जरूरी है। आपने भी देखा होगा, मैंने काफी नोट किया है पिछले दिनों में कि बाज लोगों ने तो मास्क पहना हुआ है लेकिन उनका नाक जो है वो मास्क से बाहर है। और वो अगर आपका नाक मास्क से बाहर है तो मास्क पहनने का फायदा नहीं है आपको, नंबर 1। तीसरी ये जो बात है, सोशल मीडिया पे पिछले दिनों बहुत बड़ी कैंपेन चली है जो अनफॉर्चुनेट है कि ये जी मास्क ना पहनिए, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड आपके फेफड़ों में चली जाएगी। तो मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि ये जितने मास्क हैं ये कोई बैरियर नहीं है, फुल बैरियर नहीं है। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, गैसेस के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, बड़ी आसानी के साथ इसमें से गुजरते हैं। तो ये आपकी फेफड़े ठीक रहेंगे अगर आपने मास्क पहना हुआ है। मास्क पहनने का फायदा एज ए कम्युनिटी हमें ये है कि अगर पूरी बस ने मास्क पहना हुआ है तो उसके अंदर अगर 1, 2, 3 मरीज मौजूद हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उनमें कोई अलामत नहीं है, तब भी उनसे ट्रांसमिशन दूसरों को होने का चांस कम होगा। तो ये अपनी एहतियात आपने खुद करनी है। ये इसरार कीजिए जहां भी आप जाएं कि बाकी लोगों ने भी मास्क पहने हो, और जहां पे आप फैसला रख सकते हैं। और बसेस का मैं कहता जाऊं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें इंश्योर कीजिए कि खिड़कियां खुली हों। अगर वेंटिलेशन, ताज़ा हवा की क्रॉस वेंटिलेशन आ रही है एयर कंडीशन की बजाय, तो ये आपकी जान बचाने के लिए बेहतर रास्ता है। गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए लेकिन खिड़कियां खुली रखवाइए बस की। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये जो एहतियात है, ये जो बसेस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हों, ये ख़ास तौर पर क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि सरफेस पे भी ये तो अलाइव रहता है 8 घंटों तक, 6 से 8 घंटों का कुछ टाइम पीरियड है। तो क्योंकि अब जब विंडोज़ हैं, आप जो स्टैंड्स वगैरह हैं उनको पकड़ लेते हैं, दरवाज़ों पे लोगों के हाथ लग रहे होते हैं, तो या तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और अगर ना करें तो आपको खुद सैनिटाइज़र या कोई डिसइंफेक्टेंट साथ रख लेना चाहिए कि आप पहले उस जगह को डिसइंफेक्ट कर लें और फिर अगला पैसेंजर बैठे। क्योंकि लोग ये नहीं समझ रहे कि ये जो सारी प्रैक्टिस है
वो ये अपने लिए करेंगे और आगे दूसरे को भी उससे फ़ायदा होगा यकीनी तौर पर, बट आप जब तक खुद को सेफ नहीं करेंगे तो कैसे जो है ना वो कोई और आपको आके समझा सकता है। बिल्कुल। अब देखें, अगर जो लोग रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, मेरा मशवरा ये होगा कि आप एक ड्रेस अपने साथ रख लें। मतलब आप चेंज कर लें, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ पर भी चेंज कर लें, क्योंकि और भी आप हजूम है तो आप थोड़ा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। आपने डिसइंफेक्टेंट अपने साथ रखना है, ड्रेसेस आप घर जाएँ जैसे ही तो आप बाथ ले लें, और हैंड सैनिटाइज़र तो आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। खाना भी आप कोशिश करें घर से बना कर लेकर जाएँ, शेयरिंग ना करें। अभी भी यही देखें ना कि अब लोग क्या करेंगे जब ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, एक पैनिक सा मचा था पहले दिमागों ब्रेन के अंदर ये बात थी कि अब जो है वो सारी सिचुएशन जो है वो, पहले तो वायरस की वजह से लोग फिर भी थोड़ा बहुत एहतियात कर रहे थे, अब नरमी की वजह से वो थोड़ा ये सोच रहे हैं कि शायद अब ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ गया ना कि अब तो बस सब कुछ सही है, तो शेयरिंग करके खाना शुरू कर देंगे, एक साथ जुड़ के बैठना शुरू कर देंगे। तो इसलिए थोड़ा ये कोशिश करें जब ऑफिस जाएं तो अपने माइंड के अंदर ये एहतियाती तदाबीर अपने लिए, अगर आपको अपने आप से प्यार नहीं है तो अपने घर वालों से तो प्यार है, उनके लिए ही आप कोशिश करें कि अपने आप को सेव रखें। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहे, वही सैनिटाइज़र भी जो जिसको श्योरिटी हो कि इसके अंदर जो 70% अल्कोहल है तो वो वाले सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल करें। बच्चों को भी आप अपने घर में थोड़ा बहुत कोशिश करें कि हैंड सैनिटाइज़ करके बात लेके उनको फिर टच करें, क्योंकि अभी तक तो बच्चों पर इतना अच्छा मतलब बुरे तरीके से इफेक्ट नज़र नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कुछ भी नहीं पता। देखिए ना कि आप खुद देखिए, इतनी बड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेल हो चुकी है, वो डिफरेंट तरह की रोज़ाना कोई, मैं देखती हूँ रोज़ाना कोई नई गाइडलाइन आई हुई होती है, रोज़ाना उनकी जो चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। अच्छा, लोग ये भी बात कर रहे हैं ना कि अब इन पे हम रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि भाई जब एक चीज़ पे उसको स्टडी किया जा रहा है तो मल्टीपल चीज़ें सामने आती है, तो इस पे भी जरा क्लैरिफिकेशन लेंगे डॉक्टर अंजुम नवीद साहब से। लेकिन पहले एक कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। एजाज अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज। वालेकुम सलाम मैडम, मैं पिंडी से एजाज अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा जिसकी उम्र 1 साल है, तो रूटीन में बेसलाइन टेस्ट वगैरह फ्रैक्चर हुआ था टांग में, तो उसका करवाने के लिए स्क्रू रिमूवल करवाने थे। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बेसलाइन टेस्ट लिखे जिसमें कोविड जो है ना उसका टेस्ट भी लिखा, तो वो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। 2-3 दिन रहा, सिम्टोमेटिक हुआ तो डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा घर आराम करे। तो उसका हमने 20 को टेस्ट करवाया, वो भी पॉजिटिव आया। उसके बाद जब 25 को हमने करवाया तो अब वो भी पॉजिटिव, 3 टेस्ट उसके पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, ना उसको खांसी है, ना नजला, ना जुकाम, ना पहले था उसको स्मेल का था, लेकिन स्मेल भी अब रिकवर हो गई है। 3 दफा वो पॉजिटिव आ चुका है। अब हमें क्या करना चाहिए? मतलब बड़ी परेशानी है, बीमारी, उसको कोई डिजीज कोई ऐसी चीज नहीं है, घर में क्वारंटाइन है, हमने उसको बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, तो हमें अब इसकी क्या लेनी चाहिए फर्दर? अब टेस्ट कैसे करवाना है, क्या करना चाहिए? बड़ी परेशानी बनी हुई है, मेहरबानी होगी आप। सही है, 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन ले लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंजुम नवीद साहब से पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए 3 टेस्ट होने के बाद, तीनों पॉजिटिव आए, अब उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं आप? इसमें ये बस ये भी एक ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई है कि ये जो पहले हमारा जो रूटीन में होता था कि पहले आपने एक बेसलाइन टेस्ट किया, वो पॉजिटिव है, तो फिर आपने 8 to 10 डेज के बाद दोबारा किया, तो उसमें अगर नेगेटिव है तो 24 आवर्स के बाद दोबारा नेगेटिव। तो ये कोई लग रहा है कि कोई ना किट्स का कोई इशू आ रहा है, या कोई ऐसा भी है सिलसिला कि जो डिटेक्शन वाला जो पार्ट है वो सही तरह वो पार्ट प्ले नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रहा है जिसको अभी तक हम तो एवेल्युएट नहीं कर सके। माइट भी जो है वो वायरोलॉजिस्ट या जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये लोग ज्यादा इसको देख सकें, लेकिन ये इश्यूज आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर एक और भी बात है कि अगर आपने एक लैब से कराया है और अगर आपके पास एक लैब से नेगेटिव आ गया, दूसरी लैब में पॉजिटिव आ रहा है, जी, ये भी एक डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो इसमें नजरसानी करने की जरूरत है। और इस पे बहुत, और पहली जो बात आपने बताया जो पूछी थी उसमें ये था कि जो WHO की जो गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं रेगुलरली, बेसिकली ये आपको पता है नया वायरस है और इसमें हर डिफरेंट जगह के ऊपर इसको ट्रायल इस पे ऊपर किए गए हैं, जो क्लिनिकल भी और जो दूसरे ट्रायल्स भी। तो उसमें जहां जो चीज बेहतर नजर आई ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के हिसाब से, तो उसको उन्होंने जो है ना गैदर किया। और उसके बाद फिर कुछ चीजों के ऊपर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी हैं जिनको उन्होंने पब्लिश किया और जो अच्छे जर्नल्स के अंदर आए और जिसको हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये नया वायरस है, थोड़ा टाइम हुआ है, तो इसके ऊपर इतनी बड़ी स्टडीज जो है ना वो अभी वो जो सामने नहीं आ रही। बिल्कुल। तो डॉक्टर फलक, ये जो 3 दफा टेस्ट हुआ है, आप उनके लिए क्या रेकमेंड करती हैं?
देखें ओवरऑल तो जब टेस्ट आप करवा रहे होते हैं उसके बाद आपको वेट करके दूसरा टेस्ट करवाना चाहिए। इतना जल्दी तो कोई वो कह रहे थे पहले 20 को करवाया फिर 25 को करवाया, थोड़ा सा रह कर टेस्ट करवाएं क्योंकि जाहिर सी बात है नेगेटिव होने में एक वक्त लगता है। दूसरी बात सर ने बिल्कुल ठीक बताया कि हमारे यहाँ पर जो टेस्टिंग कैपेबिलिटी या फिर लोगों की जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो स्पेशलिस्ट इन्फेक्शस डिजीज़ के, हमारे पे हर चीज़ का ये फुकदान है। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो अब जाहिर सी बात है कि एक तो ये भी मसला आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो इवन एक्सपर्ट्स हैं भी तो वो थोड़ा डर है ज्वाइनिंग से, ड्यूटी ज्वाइनिंग से। तो अब जाहिर सी बात है हमें मजबूरन उन लोगों को भी अपनी मतलब पैनल पे लेना पड़ता है जो मतलब जो इतने अच्छे एक्सपर्ट्स नहीं होते, क्योंकि हमें भी तो काम लेना ही है ना, जाहिर सी बात है। तो एक तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे पास ये जो टेस्ट करवा रहे हैं उनको चाहिए कि कोई अच्छी रिनोन लैब से करवाएं जहाँ ऑथेंटिकेशन का जो है वो मतलब और वैसे भी एक और बात बताऊं कि ये जो PCR होता है ये सिर्फ 70% रिलायबल होता है। इसमें आपका सिर्फ फॉल्स ट्रू पॉजिटिव ये एक बहुत लंबी कहानी है, पर इसमें वैलिडिटी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो कोशिश करें कि अगर आप एक बार टेस्ट करवा रहे हैं तो उसके 10-15 दिनों के बाद रहकर दूसरा टेस्ट करवाएं, तब तक आप अपने आप के एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। लोगों के अंदर बहुत जल्दी मचाई हुई है लोगों ने। एक टेस्ट करवाते मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स की कॉल आती है, अभी पॉजिटिव आ गया 5-6 दिनों के बाद फिर से अगर एसिम्टोमेटिक हो गए तो वो पूछने लग जाते हैं कि हम टेस्ट करवा लें दोबारा। मैं कहा पॉजिटिव आ जाएगा तो दोबारा आपको करवाना पड़ेगा, तो थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा ठहर के करवा लें। बस एक आइसोलेशन में रहना, क्वारंटाइन होकर रहना लोगों को थोड़ा ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि जल्दी से हम नेगेटिव होकर बाहर निकले। सो डॉक्टर राना जवाद साहब, क्या ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 1-2 केसेस में मैंने सुना बड़े करीबी लोगों में कि 7-8 दिन के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव आ गया है, क्योंकि ये किट्स का इशू आया, हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो इज दैट पॉसिबल कि 7-8 दिन में अपना साइकिल पूरा कर लेता है और आप रिकवर हो जाते हैं, या उन्हें अपना पूरा जो टाइम जो कहा जा रहा है प्रिस्क्राइब जो किया गया है कि 15 से 20 दिन तक आपको आइसोलेट करना पड़ता है खुद को? जी, ये वायरस जो होता है या कोई भी बीमारी हो, आप देखेंगे कि मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरीके के रद्द-ए-अमल पैदा करती है। एक ही बीमारी ले लीजिए कि इवन ट्यूबरकुलोसिस है, हमें बहुत सारे लोगों को टीबी जो है हम एक्सपोज होते हैं लेकिन हमें बीमारी नहीं होती। कुछ लोगों में ये बीमारी हल्की फुल्की होती है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और बाज़ लोगों में ये बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करती है। इसी तरह ये वायरस भी है, बाज़ लोगों में बड़ी जल्दी जिस्म से निकल जाता है, बाज़ लोगों में ज़्यादा देर तक रहता है। टेस्टों का इशू ये है, और क्योंकि आजकल इसके हवाले से भी बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। कल के दिन में कुछ 4-5 लोगों ने मुझे वो वीडियोस भेजी जो इस टेस्ट को क्वेश्चन कर रही थी। तो मैं ये लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी तक जो इस वक्त दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों के अंदर जो PCR का टेस्ट है जो हो रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज के अंदर, यही एक जिसे हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इस वक्त। जी हाँ, इसके अंदर इसके सेंसिटिविटी के इश्यूज हैं, तो तकरीबन 20% के अंदर ये फॉल्स नेगेटिव देने का इसका चांस है। मतलब ये है कि 20% ऐसे लोगों को ये नेगेटिव बता देता है कि नेगेटिव हुआ है आपका, जिनके अंदर ये पॉजिटिव होता है। तो जब एक वबा फैली हो तो याद रखिए टेस्ट से ज्यादा जरूरी ये है कि आपकी अलामात हैं कि नहीं है। अगर आपकी अलामात हैं तो आप अलामात इज द बेसिक जो मीटर है आपका, वो आपको बताने के लिए कि आप में इन्फेक्शन है कि नहीं है। सिंध ने मेरे ख्याल से कल परसों कोई गाइडलाइंस, मैं हो सकता है गलत हूं लेकिन मेरे नजर से गुजरी है, जिसके अंदर वो आप दोबारा जो नेगेटिव टेस्ट की शर्त उन्होंने उड़ा दी है, और उसकी जगह वो उन्होंने कहा है कि अलामात खत्म होने के इतने दिन, वो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कितने दिन है, 10 दिन है या 14 दिन है, कि अलामात खत्म होने के 14 दिन के बाद आप अपना क्वारंटीन खत्म कर दीजिए और आपको फिर दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये इवॉल्विंग है। तो अगर आपको अलामात हैं कोई, और मुझे भी बहुत सारे लोग फोन करते हैं, तो मैं कहता हूं अगर आपके अंदर कोई भी अलामात है तो अपने आप को एज ए वो मरीज ही समझिए और अपने आप को आप आइसोलेट कर लीजिए जब तक आपका टेस्ट नहीं होता। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें वक्त दिया, और सिर्फ यही है कि हमारे लोग भी काफी हद तक जो है ना इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मासूम है, आप सवाल पूछते हैं, हमें अच्छा लगता है, ये डॉक्टर्स आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी भी आपको कोई इब्हाम हो और कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप शोज में शामिल हो सकते हैं और पूछ सकते हैं। ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रमजान मुबारक खत्म हो चुके हैं। प्लान ये होता है कि वजन कम करेंगे लेकिन उल्टा वजन बढ़ जाता है, कैसे कम करना है बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। सुबह सवेरे
रमज़ान थे तो हमने सोचा कि वज़न कुछ कम कर लेंगे, डाइट का बड़ा ख्याल रखेंगे और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हर साल इस जो गोल और मोटिव के बरक्स होता है। और जब रमज़ान ख़त्म हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब तो रोज़े गुजर गए हैं, और वज़न जब किया जाता है तो वज़न बढ़ा हुआ होता है। तो हम बहुत सारी गलतियाँ और सारी चीज़ें, हमारा रूटीन अपसेट होता है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे होते हैं, प्रॉपर डाइट उस तरीके से नहीं इस्तेमाल हो रही होती, शरबत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तली हुई चीज़ों का, तो वज़न बहरहाल बढ़ चुका होता है, ये मुद्दा तो तय है। तो अब इसे कम कैसे करना है, आज हम उस पर बात करेंगे। और जो लोग अब डाइट प्लान पे अपना वापस आना चाहते हैं, उन्हें क्या फौरी तौर पे आ जाना चाहिए या थोड़ा सा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो डाइट है उसका स्टार्ट करें, और फिर एक्सरसाइज पे भी कैसे आना है, आहिस्ता आहिस्ता आए या फौरी तौर पे जो जितना इंटेंस वर्कआउट करते थे उसे करना होगा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ज़ुहैब आलम मेरे साथ हैं जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। वेलकम टू द शो ज़ुहैब, आज आप खासे फ्रेश लग रहे हैं। रमज़ान में जो है ना वो बड़ा मुश्किल लगता था आपको उठना। अरफा जाहिद हमारे साथ हैं जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। उसके साथ साथ जोहा सुहेल भी मेरे साथ हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। आप दोनों के भी वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले, अब चूंकि रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं जोहा, और हमने जो जो रमज़ान में खाया है वज़न हमारा शदीद बढ़ चुका होता है। अक्सर लोगों का, बहुत कम ही लोग होंगे जिनका वज़न कम हुआ होगा रोज़ों में। तो फौरी तौर पे क्या डाइट स्टार्ट कर दी जाए या अपने स्टमक को पहले से ट्रेन करें वापस, उसके बाद डाइट स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा रमशा, उसमें ऐसा है कि एकदम से फौरी तौर पर आपको डाइट प्लान्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, बहुत ग्रेजुअली ऐड ऑन करना चाहिए। जिस तरह से रमज़ान में हमारा बॉडी का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, तो एकदम से अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम्स को शुरू कर लेंगे, यानी कि कंजम्पशन कम करेंगे, पोर्शन साइज़ कम करेंगे, एकदम से एग्रेसिव एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे, तो आपके लिए ठीक नहीं है। उसमें ऐसा है कि ग्रेजुअली डाइट प्लान्स को फॉलो करें और ग्रेजुअली ही एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंकॉर्पोरेट करें, ताकि आप हेल्दी वे में नॉर्मल रेंजेस में अपना वेट को लूज़ करते जाएँ। अच्छा, उसमें ऐसा है कि बहुत से लोगों को अब आइडिया हो चुका है कि पोर्शन साइज़ कितना कंट्रोल करना है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग कितना पोर्शन साइज़ होना चाहिए। तो लोगों को पोर्शन साइज़ के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। इसके अलावा मैं हमेशा टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा फोकस करवाती हूँ कि बहुत से लोगों से हम जब पूछते हैं कि आपने नाश्ता किया है, तो वो आगे से कहते हैं कि बिल्कुल हम नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम उनका ठीक नहीं होता। बहुत से लोग सुबह 11 से 12 बजे उठ के नाश्ता ले रहे होते हैं, जो कि हेल्दी टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट कंजम्पशन का। नाश्ते की कंजम्पशन का जो एक बेहतरीन वक्त है वो सुबह 7 से 8 बजे का वक्त है। तो इस टाइम के ऊपर सबसे पहले तो ये कोशिश करें, अपनी ये गोल बनाएं कि अपना जो टाइम ऑफ ईटिंग है उसको सबसे पहले सही करें, क्योंकि जो टाइम है वो बहुत अहम है। और बहुत से लोग इसके बाद लंच स्किप कर रहे होते हैं कि हमने वज़न कम करना है तो हम लंच स्किप कर देते हैं, जो कि एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। बेशक आप लंच के अंदर अपनी जो चीज़ें हैं, जो आपकी वैरायटी, उसको चेंज कर लें, लेकिन उसको बिल्कुल स्किप की तरफ मत लेकर जाएँ। जिस तरह से बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं कि रोटी वो नहीं खा रहे होते, उसमें मैं ऐसे कहती हूँ कि आपने रोटी कंज्यूम ज़रूर करनी है, लेकिन उसका पोर्शन कम कर दें। आप बेशक हाफ पे आ जाएँ या क्वार्टर के ऊपर आ जाएँ, उसको बिल्कुल जीरो के ऊपर मत लेकर जाएं। इसके अलावा डिनर का वक्त जो है वो बहुत अहम है। बहुत से बच्चे लोग जो हैं वो 10 बजे डिनर कर रहे हैं, वो 9 बजे के करीब डिनर कर रहे हैं, जबकि ये वक्त ठीक नहीं है। आपको डिनर हमेशा 7 से 8 बजे या सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बिल्कुल सोने से आधा घंटा पहले या कुछ मिनट्स पहले डिनर करते हैं और साथ ही सो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं होता। उससे हमारा निज़ाम हज़म जो है वो बिल्कुल ऑल्टर हो जाता है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ पर सबसे पहला गोल रमज़ान के बाद और क्वारंटाइन जैसे चल रहा है, उसमें सबसे पहले अपना टाइम ऑफ ईटिंग जो है उसको ठीक कर लिया जाए, क्योंकि जितना अच्छा आपका वक्त होगा खाने का, वो उतने अच्छे तरीके से आपका बॉडी भी रेगुलेट करेगा। सही। तो ईटिंग टाइम और जो स्केड्यूल है, और वैसे भी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है रमज़ान में, तो उसको रिज्यूम अब करना है और रीसेट करना पड़ेगा अब अपने रूटीन को भी। सो ज़ुहैब, एक तो अब रूटीन में कहाँ पे, कौन से टाइम पे, जैसे आप बता रही हैं कि आपने अपने छोटे छोटे मील्स भी लेने हैं और प्रॉपर टाइम भी आपने नाश्ता वगैरह करना है, उसमें एक्सरसाइज कहाँ, आप किस टाइम में आप इन करेंगे कि इस टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जिम्स वगैरह तो बंद है, अब करना तो घर में ही है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, अगर आप बात करती हैं एक्सरसाइज की अवेलेबिलिटी की, तो हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि आपकी जो टाइमिंग्स हैं उसके ऊपर आप किस टाइम पे फ्री हैं। लेट्स सपोज अगर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, तो मैं ज़्यादातर जो है वर्कआउट मॉर्निंग के अंदर ही कर लेता हूँ, ताकि मैं अपने दूसरे काम्स के अंदर जो है वो मसरूफ़ हो जाऊँ। अगर आपके पास टाइम इवनिंग के अंदर है तो आप इवनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं।
बट मेक श्योर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो उससे पहले कुछ ना कुछ लाइट सी जो है स्नैकिंग कर लिया करें, ताकि आपको एक्सरसाइज के दौरान जो है वो प्रॉब्लम्स ना हो। किस तरह के स्नैक ले सकते हैं? फ्रूट वगैरह इस्तेमाल कर लें? आप प्री वर्कआउट के अंदर अगर आप वेट लॉस के ऊपर काम करें तो आप कॉफ़ी इनटेक कर सकते हैं। अगर आप हाई इंटेंसिटी के ऊपर भी काम करें तो भी आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगता है और आप एक्टिव हो जाते हैं, आप एक्सरसाइज भी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, रमज़ान चूँकि ख़त्म हो गया है तो अब हमें क्या करना है कि फौरी तौर पे कि आप इंटेंस वर्कआउट्स कर रहे थे फौरी तौर पे स्टार्ट कर देने चाहिए या ग्रेजुअली चीज़ों को करना है? किस तरह से आप रेकमेंड करते हैं? देखें, इसका ये होता है कि आपकी बॉडी इस वक्त यूज्ड टू नहीं थी रमज़ान में, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम था जिसके अंदर आप भूखे रहते थे फास्टिंग मोड के अंदर। इसके बाद अब आप जो है वापस अपने रूटीन के अंदर आ रहे हैं, तो जिस तरीके से आप रूटीन के अंदर आ रहे हैं, आप एक वीक तक तो आपका जो मील प्लान है वो भी आप अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। जो इतनी एनर्जी होती है एक्सरसाइज के लिए वो भी इतनी अच्छी तरीके से आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते। तो मेरा ये मानना है कि एक्सरसाइज अगर स्टार्ट करनी तो ग्रेजुअली स्टार्ट करें, अगर हैवी करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। सही। सो अरफा, जैसे अभी बात हो रही है टाइम की, स्केड्यूल की, रूटीन की, योगा करने का क्या कोई फिक्स टाइम होता है और कौन से टाइम में बेस्ट होता है, किस टाइम करना चाहिए और किधर इसको जना फिट इन करती हैं आप? जी, पता क्या, पहले एक चीज़ को बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि योगा इज़ द लाइफस्टाइल। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न आपको देता है। और अगर हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, आपकी डाइट, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी और आपका स्लीप पैटर्न। और इस वक्त हम लोग इतने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चल रहे हैं कि सबसे पहले अपनी नींद का पैटर्न ठीक करने की ज़रूरत है, वरना आप डाइट प्लान भी लेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, स्टिल आप वेट नहीं लूज़ कर पाएंगे। तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आने की ज़रूरत है ताकि हमारे अपनी इम्यूनिटी को भी बेहतर बना सकें। उसमें अगर हम अब योगा की बात करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ लाइफस्टाइल, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका पूरे दिन का एक सेटल हो जाता है कि आपने टाइमिंग्स पे के मुताबिक खाना खाना है और उसमें आपने टाइम निकालना है एक्सरसाइज के लिए। अब जैसे कि रमज़ान के बाद हम एकदम से तो हैवी वर्कआउट पे नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो सिंपली अगर वॉल योगा कर लेते हैं, यानी कि आपने खाली पेट दीवार के साथ अपनी लेग रेस करनी है, वो आप 1 मिनट के लिए लेग रेस में रहें ताकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई बेहतर हो सके, आपका जो स्टमक है, आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर। इस वक्त अगर कहा जाए तो ये बेहतरीन टाइम है वेट लूज़ करने का, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ होता है कि जो 15 मिनट में आपको एक मिलनी है, कैलोरीज बर्न होनी है, वो आप 5 मिनट में उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आप अपने सोने के पैटर्न को ठीक करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक 10 मिनट से शुरू करें एक्सरसाइज, फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। लाइक हर हफ्ते आप 5 मिनट का इजाफा कर सकते हैं और दिन में 2 दफ़ा कर लें तो वैसे वो ज़्यादा बेहतर है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आयशा है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या पूछना चाहती हैं आयशा? जी जी, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि रमज़ान था, रोज़े रखे हैं तो वीकनेस फील होने लग गई है, तो मतलब डाइट कम हो जाती है रमज़ान में और अभी ईद के बाद मज़ीद कम हो जाती है, डाइट उस तरह से नहीं ली जाती, तो कैसे कौन सी डाइट ली जाए जो बॉडी में प्रोटीन्स वगैरह को पूरा किया जाए? जी सही। सो अब डाइट क्या हो, जोहा आप बताइएगा। अच्छा, उसमें रमशा ऐसे आ जाता है कि रमज़ान के बाद फ़ौरन से जैसे हम लोग खाना कम खा रहे होते हैं, फिर एकदम से हम कंजम्पशन जो अपनी फूड्स की अजीब सी ले रहे होते हैं, तो उसमें मैं पेशेंट्स को कुछ ऐसे सुपर फूड्स रिकमेंड करती हूँ जो उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए, जो उनकी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेट लॉस में हमारा पहला गोल ये होता है कि हमने कैलोरीज़ को कम करना है और न्यूट्रिएंट्स के कंजम्पशन को बढ़ाना है। तो मैं ऐसे फूड्स अपने पेशेंट्स को ज़रूर रिकमेंड करती हूँ जो कि एनर्जी बूस्टर्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन के लिहाज से बहुत बेहतरीन होते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है अंजीर। अंजीर का इस्तेमाल अब अगर करते हैं तो जिस तरह से भी ये बता रही थी कि उनको वीकनेस रहती है, इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, तो पोटाशियम अंजीर के अंदर मौजूद है जो वीकनेस जैसे सिम्टम्स को दूर करता है। हमारे बॉडी में जो क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, पोटाशियम उसके लिए बहुत बेहतरीन है और वेट लॉस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे है क्योंकि इसमें फाइबर की एक अच्छी अमाउंट मौजूद है। इसके अलावा फ्लेक्स सीड्स, जिसको हम लोग अलसी के बीज कहते हैं। अंजीर क्योंकि कहते हैं गर्म होती है, तो खासा गर्म मौसम है कराची में, तो किस हद तक कितनी ले सकते हैं? 2 ले लें, 4 ले लें, कितनी क्वांटिटी? अच्छा, रमशा उसमें ऐसे है कि आप रात को एक अंजीर पानी
में भिगो दें और सुबह आप उसको पानी के साथ कंज्यूम कर लें। सिर्फ एक अंजीर का जो रिंग है, जो आपकी खुश्क अंजीर होती है, उसको आप एक कंज्यूम कर लें या इवन हाफ भी कंज्यूम कर लें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फाइबर वाले जो फूड जो उनको एकदम से नहीं बढ़ाना होता, उनको बहुत छोटी अमाउंट से बढ़ाना होता है, क्योंकि अगर आप एकदम से बढ़ा लेंगे तो बॉडी को रिएक्ट करते हैं। तो कोशिश ये करें कि बेशक हाफ अंजीर से शुरू कर लें या आप हाफ से भी कम अंजीर से शुरू कर लें और फिर वीकली बेसिस पे उसको बढ़ाते जाएं। इसके अलावा फ्लेक्स सीड्स, जिस तरह से अभी ये पूछ रही थी कि प्रोटीन्स कहाँ से आ सकती हैं, तो अलसी के जो बीज हैं उसके अंदर प्रोटीन एक अच्छी अमाउंट में मौजूद है। तो अगर आप अलसी के बीज कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो एक भूख की एक शिद्दत होती है, जिसको हम क्रेविंग्स कह रहे होते हैं, एपेटाइट कह रहे होते हैं, वो उसको भी कम करती है। तो अगर आप रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 चम्मच का चौथा हिस्सा अलसी के बीज कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है। और इसके अंदर हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत अहम है। तो अगर आप सुबह सवेरे यानी कि निहार मुँह उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो आपकी ब्रेन भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, आपके मसल्स तक भी प्रोटीन्स अच्छे तरीके से पहुंचेंगे और आपका वेट भी रेंजेस में आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा काली मिर्च, जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं, हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुर्तज़ा। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा सवाल ये है कि मैं ना, मुझे कब्ज़ ताकत है बहुत ज़्यादा, शरीर कब्ज़ है मुझे, कब्ज़ मुझे, मेरी उम्र तकरीबन 57 साल है। क्या 57 साल। सही है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इशू है तो अपनी डाइट में किन चीज़ों को ऐड करें, ज़ोहा क्विकली बता दीजिएगा। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। 6 से 8 ग्लास पानी अगर आप रोज़ाना कंज्यूम करते हैं तो आपको कब्ज़ जैसा मसला जो है वो नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, अंजीर में फ़ाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में, तो सुबह निहार मुँह अंजीर का इस्तेमाल करें। और उसके अलावा आप जब दोपहर का खाना कंज्यूम करें तो उसमें खीरे को छिलके के साथ कंज्यूम करें, तो वो कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से आपको रिलीफ देता है। तो इसके अलावा जैसे मैं अभी बता रही थी कि दो एनर्जी बूस्टर्स। मुझे ये भी पूछना है कि हम ये जो एक्सरसाइजेज हैं वेट लॉस के लिए वो क्या करें, क्योंकि डाइट पे तो हम फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर एक्सरसाइज ना की जाए तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वजन कम करने का ही होता है ज़्यादातर लोगों का, तो वो नहीं कर पाते हैं। किस हद तक जो है ना वो एक्सरसाइज की जा सकती है? स्टार्ट करें तो फौरी तौर पर आधा घंटा कर लें, 15 मिनट कर लें, और कौन सी एक्सरसाइजेज करें आफ्टर रमज़ान? अच्छा, देखें इस वक्त तो सिचुएशन ऐसे हैं कि जिम की अवेलेबिलिटी कहीं पे है भी नहीं, तो हम ज़्यादातर घर के अंदर जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो है बॉडी वेट ट्रेनिंग। उसके अंदर हम जो भी एक्सरसाइज करें वो उसके अंदर आपका जो मसल्स है वो बॉडी के इन्वॉल्व होने चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप स्क्वाट्स करते हैं तो स्क्वाट्स लेग्स का वो हिस्सा है जो सबसे बड़ा मसल होता है आपकी बॉडी का। अगर आप उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं, अगर आप स्क्वाट करते हैं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है आपकी, और आपका ज़्यादा अच्छी तरीके से फैट जो है वो कम होने के बड़े चांसेस हो सकते हैं। आप बर्पीज कर सकते हो, आप बाइसाइकिल क्रंचेस कर सकते हैं, आप बेयर वर्कआउट कर सकते हैं, आप प्लैंक कर सकते हैं। प्लैंक बहुत अच्छा वर्कआउट है अगर आप अपने एब्स को भी मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी बैली को भी मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट करता है। सही, तो ये कोई एक्सरसाइज है जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। आप मैक्सिमम जो है 30 to 45 मिनट्स तक ये कर सकते हो आराम से। सही। एक और कॉलर है मदीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। तो मैंने जी मदिया, मेरा वजन 90 kg है और मेरे 3 बच्चे हैं, उम्र मेरी 30 है। तो डाइट में ये है कि बहुत ज़्यादा फाका करती हूँ, तो मुझे जो है ना, जिस तरह डे में ले लिया और शाम में ले लिया मीट, तो उसमें एसिडिटी मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन वेट मेरा बिल्कुल कम नहीं होता। और उसमें ये भी है कि मेरा जो बॉडी है वो बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा। सही, एसिडिटी इशू हो जाता है और क्योंकि टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा हो जाता है और पानी का इस्तेमाल भी करती है लेकिन वज़न कम नहीं होता। सो सबसे पहले तो अरफा, ये योगा जो है वो किस हद तक हेल्प आउट कर सकता है घर में रहती हुई ख़वातीन को, ख़ास तौर पे वज़न कम करने के लिए? और दूसरी बात जो साथ साथ ऐड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि रमज़ान गया है तो अब चूँकि खाना खा रहे होते हैं, इफ्तार कर रहे होते हैं, साथ साथ पानी, शरबत, सब चीज़ें एक साथ पी रहे होते हैं, तो चूँकि आपका वाटर इंटेक इस तरह से खाने के साथ बढ़ जाता है तो पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है घर में, और बैठे बैठे क्वारंटाइन में तो खास तौर पे अपने अपने काउचेस पे बस टीवी देख रहे हैं। तो क्या योगा हेल्प करता है वजन कम करने में और पेट कम करने में खास तौर पे? पहली चीज़ तो ये है कि पेट निकलने की वजह ये है कि हम खाने के बाद जो पानी पीते हैं उसको तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी खिलाफ सुन्नत है।
अगर आपने वज़न कम करना है तो खाने से पहले पानी पिएं, और अगर 2 गिलास पी लेते हैं और नीम गर्म पानी पी लेते हैं, नीम गर्म पानी को योगा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये आपका वज़न कम करने में और जितनी भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में और क्लिनजिंग करने में अच्छा है। अब जहाँ तक बात है योगा की, उसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की भी एक्सरसाइज कर रहा है। तो जैसा इन्होंने बात की कि इनको स्टमक का मसला है, तो अगर ये सिंपली अपना पेट खींचने वाली एक्सरसाइज करते हैं तो इनके स्टमक का मसला भी ठीक होगा, इनकी कॉन्स्टिपेशन का इशू भी ठीक होगा और साथ इनका वज़न भी कम होगा। तो अभी जैसे इनका बहुत ज़्यादा वज़न है, तो ये सुबह दोपहर शाम 10-10 मिनट के लिए भी अगर डीप ब्रीथिंग कर लेते हैं और सिंपल स्ट्रेचेस कर लेते हैं तो इनको कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा, और प्लस जो इनका इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। नीम गर्म पानी, बेशक गर्मी आ गई है, अगर आपने वज़न कम करना है और आपको हैंडी टिप चाहिए तो नीम गर्म पानी इज़ द आइडियल थिंग टू डिटॉक्स योर सेल्फ और पूरी बॉडी की क्लिनजिंग के लिए और वेट कम करने के लिए। तो इसको तो लाजमी हैबिट बना लें कि ठंडे पानी से बचना है और खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना, तो इट वुड बी हेल्पफुल। सही। जोहा, ये जो इनका सवाल था मदीहा का, उन्होंने कहा कि जो खाना लेती हैं 2 खाने ले रही हैं, 2 मील्स ले रही हैं, और चूंकि टाइम स्पैन बढ़ा तो एसिडिटी भी बढ़ जाती है, तो ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मील स्किप नहीं करनी, आपने उस टाइम पर लेना ज़रूर है कुछ ना कुछ। जैसे ब्रेकफास्ट आप अपना पूरा रखें जिसमें 1 अंडा कंज्यूम कर लें, साथ आप 1 रोटी कंज्यूम कर सकते हैं और साथ कुछ दही कंज्यूम करें, क्योंकि जो पेशेंट्स एसिडिटी के साथ आ रहे होते हैं उनके लिए दही एक बहुत मुफीद चीज़ है। इसके अलावा 10-11 बजे आप कोई भी मौसमी फल और कोशिश करें उसको छिलके के साथ कंज्यूम करें। उसके बाद आपने जब दोपहर की तरफ आना है तो बहुत से लोग खाना स्किप कर देते हैं, वो नहीं खाते, तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। उस वक्त आप सबसे पहले तो एक सैलड का बाउल कंज्यूम करें। आधा घंटा पहले अगर आप खाने से एक सैलड कंज्यूम कर लेते हैं तो आपकी जो भूख की शिद्दत है वो उसको कम कर देता है, जो कैलोरीज को कंज्यूम करने से आपको रोकता है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स सैलड कंज्यूम करने के साथ आपकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं। इसके साथ उसके जब सैलड कंज्यूम कर लेती हैं उसके बाद आप आधी रोटी कंज्यूम करें और उसके साथ आप कोई भी आपका जो वेजिटेबल ग्रेवी है या इवन चने हैं आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद जब शाम 4-5 बजे का वक्त है तो अगर आप सीजनल फ्रूट लेती हैं तो वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें कैलोरीज हम कम कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमने न्यूट्रिएंट से भरपूर चीज़ें देनी है, तो उसमें आप बेशक बादाम कंज्यूम कर लें, इवन अखरोट कंज्यूम कर लें। लेकिन बहुत से लोग अखरोट कंज्यूम नहीं कर रहे होते कि गर्म मौसम है, गर्मी हो जाएगी, इस वजह से हमने नहीं कंज्यूम करने। तो इस टाइम पे बेशक आप सत्तू कंज्यूम कर सकती हैं, क्योंकि सत्तू एक बहुत अच्छी और मुफीद चीज़ है, इसमें फाइबर अच्छे अमाउंट में मौजूद है और दूसरा हमारे बॉडी टेम्परेचर को गर्म होने से रोकता है। जिस तरह से भी आप कह रही थी कि लोग पानी बहुत ज़्यादा अगर पी लेते हैं तो पेट में पानी का मसला आ जाता है, तो इस टाइम पे अगर हम ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल तरीके से कूल डाउन रखे ताकि आप ज़्यादा वाटर कंजम्पशन ना करें, क्योंकि ओवर हाइड्रेट हो जाना भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इस टाइम पे वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। बिल्कुल, तो सब्स्टिट्यूट्स की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, जो जोहा ने बताया बड़े अच्छे सब्स्टिट्यूट्स हैं। आप हेल्दी ईटिंग की तरफ बढ़ें ताकि आपका वजन भी कम हो और आपकी जो बॉडी है वो भी हेल्दी रहे। मोहम्मद नदीम हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मेरा वेट 115 केजी हो गया और मेरी एज है 45 ईयर। क्या मेरा वजन कम हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, अगर आप चाहें तो बता देते हैं आपके लिए। आप बताइएगा, जब इनके लिए मील प्लान के साथ भी पूछेंगे और एक्सरसाइज भी पूछेंगे। मोहम्मद रजा भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल से उनका आवाज़ जा रही है, कॉल ड्रॉप हो गई है। नदीम का सवाल आया कि 115 केजी वज़न है और कम कैसे करना है, तो एक्सरसाइज करें और जो उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग उन्हें किस तरह से स्टार्ट कैसे करना है अभी? अच्छा देखिए, अभी तो क्वारंटाइन की वजह से हमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो इस तरीके से करना है कि नदीम को चाहिए तो इनके जो डेली फिजिकल एक्टिविटी वो उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर अपने एक ऑन एन एवरेज आइडिया अगर 10,000 स्टेप को फॉलो करते हैं तो अराउंड ये 4 to 5 माइल्स जो है ये वॉक कर लेंगे। और इसकी जो कैलोरीज बर्निंग की अगर आप एस्पेक्ट से देखें तो ये 500 to 600 कैलोरीज आराम
से बर्न कर लेंगे इन अ डे, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिकमेंडेड है कि आप इतनी हद तक जो है आप वो कैलोरीज बर्न कर सकते हैं एक दिन के अंदर। इसके साथ साथ अगर ये दूसरी एक्सरसाइजेज भी करते हैं, लेट्स सपोज कि ये बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं, और अगर जिम की अगर अवेलेबिलिटी हो सकती है इनके लिए, अगर कहीं पे भी या वेट्स अवेलेबल है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना इनका वेट इस पर गेन हो चुका है, इनके जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लोड आ चुका है, तो इनकी बोन हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है तो। अच्छा, बोन हेल्थ बड़ी ज़रूरी है जोहा, क्योंकि जिनका वज़न ज़्यादा होता है उन क्योंकि बॉडी वेट भी ज़्यादा हो जाता है और फिर कैल्शियम इंटेक हमारी जो नॉर्मली वो इतना अच्छा नहीं होता लोगों का, तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए? अच्छा रमशा, उसमें इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि कैल्शियम तो अपनी खुराक में आप यकीनी बनाएं, लेकिन इसके अलावा उन चीज़ों की कंजम्पशन को रोक दें जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोक रही होती हैं। जिस तरह से बच्चे दूध कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे 1 ग्लास ले रहे हैं चाहे 2 ग्लास ले रहे हैं, और मदर्स उसके अंदर उनको चीनी ऐड करके दे देती हैं, तो जो कैल्शियम उसके अंदर मौजूद है वो चीनी के जाने की वजह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो अगर आप कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एक बेस्ट पॉइंट है, लेकिन कोशिश ये करें कि उसके साथ हेल्दी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें ताकि वो उसके एब्जॉर्प्शन को बॉडी में बढ़ाए। बहुत सी फीमेल्स एनीमिक होती हैं और वो कैल्शियम के साथ आयरन की गोलियां कंज्यूम कर रही होती हैं, तो अगर आप कैल्शियम और आयरन को इकट्ठे कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशिएंसी को प्रमोट कर रही होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से अगर हमारे एक दिन की जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो 1000 मिलीग्राम्स है, और 1000 मिलीग्राम्स हमें 3 ग्लास जो दूध के हैं उससे मिल जाते हैं। बहुत से लोग दूध कंज्यूम नहीं करते, कोई भी रीज़न हो सकती है, बहुत से लोग उसको डिसलाइक करते हैं, स्मेल को, टेस्ट को या उसके फ्लेवर को, तो उस टाइम पर वो लोग योगर्ट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि योगर्ट में भी जो कैल्शियम हमारे पास मौजूद है हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसके साथ हेल्दी कॉम्बिनेशन को इनकॉर्पोरेट करें ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। सही है। सो अरफा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की, आपने हेल्दी कैसे रहना है क्वारंटाइन में ख़ास तौर पे, तो योगा को कहा जाता है ना कि ना सिर्फ ये आपको फिजिकली फिट रखता है बल्कि मेंटल पीस भी देता है, तो कैसे जो है ना वो आप घर में स्टार्ट कर लें, और जो है ना इनिशियली कौन सी चीज़ें बेसिकली आप रेकमेंड करती हैं? स्टार्ट में तो जो बेहतरीन है वो डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करें ताकि आप थोड़ा सा अपने साथ इन टच हो सके, उससे आपका मेंटल स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा और थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं। डीप ब्रीदिंग के बाद सिंपल स्ट्रेचेस जो हैं बैक के वो लाजमी करें, वो बहुत इजी हैं, वो हर कोई आसानी से कर सकता है। और पेट कम करने के लिए सिंपली आपने बस पेट को अंदर खींचना है, खासतौर पर खाली पेट और सुबह के वक्त सांस बाहर निकाल के पेट को अंदर खींच लें, जितनी देर रोक सकते हैं रोक ही रखें। ये दिनों में पेट फ्लैट करने के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आप कुछ कर नहीं रहे हैं और बैठे बैठे आप अपना पेट भी कम कर रहे हैं, साइड की चर्बी भी इससे कम होती है, और जो आपकी कमर में दर्द रहना शुरू हो गई है इतने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको छोटी छोटी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी जो खासतौर पर मैंने लॉकडाउन के लिए ही बनाई हैं। साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, और बैठे रहने से बेहतर है छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करें और अपने आप को जो है ना वो मूविंग सिचुएशन में रखें, तो वैसे भी जो है ना वो वज़न कम होना शुरू हो सकता है अगर आप चाहें तो। और डीप ब्रीदिंग की जो बात करते हैं तो ख़ास तौर पर मेंटल पीस के लिए और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हमें वक्त दिया ज़ोहेब, आपका शुक्रिया। जोहा और अरफा आप हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों की भी आमद का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ के बाद जब हाजिर होंगे तो अगले सेगमेंट में आप हमें ज्वाइन कीजिएगा, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सबसे पहली बात तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि खुश कैसे रहा जाए। दूसरी बात ये खुशियाँ मनाई कैसे जा सकती हैं, कौन सी चीज़ों में हमें खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हम शायद जिन चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे होते हैं और वो अगर हमें ना मिले तो हम मायूस हो जाते हैं और उदासी का शिकार हो जाते हैं। तो हमें ये भी जानना है आज कि हम किन चीज़ों में खुशी तलाश कर सकते हैं, किन लोगों से हमें खुशी मिलती है। आज हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर मोइज़ माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। साइकोलॉजिस्ट हैं नौशाबा मन्नान, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ना कि डॉक्टर मोइज़, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई सोच इंसान क्योंकि जो है ना वो अपनी ख्वाहिशात में इतना घिरा हुआ है कि एक के बाद दूसरी चीज़ हमारे सामने होती है। कहा ही जाता है कि हर हाल में खुश रहना चाहिए, लेकिन हम कोई ना कोई चीज़ सोच के किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला होकर खुश नहीं रहते। ये जो हर हाल में खुश रहने वाला फैक्टर है, ये कैसे आता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को और तमाम आपकी टीम को गुजरी हुई ईद मुबारक। अब पहले तो खुशी को डिफाइन करें ये है क्या चीज है। अल्लाह का अदल है कि हर इंसान को जब दुनिया में भेजता है तो खुशी उसके अंदर, यानी खुशी को महसूस करने के लिए जो उसको चाहिए फीलिंग्स वो अल्लाह ऑलरेडी डाल देता है। तो जब जमीन पर इंसान आता है, माँ के पेट से पैदा होते दुनिया में आता है, तो उसे खुशी की तलाश की जरूरत नहीं है, वो उसके अंदर है। अब हम तलाश क्यों करते हैं? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, भूख लगती है, रोता है, माँ दूध पिलाती है, फिर उसने नैपी क्लीन करना है, वो रोता है, माँ नैपी क्लीन करके उसको नहलाती है। बच्चा 1-2 साल का होता है, किसी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है या गिर जाता है, तो माँ खिलौना देती है, बाप खिलौना देता है, माँ उसको अपनी गोद में लेती है, प्यार करती है। अब बच्चा खुश होना शुरू होता है। तो हुआ ये कि वो जो अल्लाह ताला ने इमोशन उसके अंदर डाला था ऑलरेडी, उसको एक्टिवेट करने के तरीके में बहुत सारे तरीके माँ बाप ने बचपन में बच्चे को दे दिए। नहीं रोया तो खिलौना दे दिया, नाराज हुआ तो ये कर दिया। तो बच्चा ये सीखता है, ये इसकी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हो गई कि मुझे अगर खुश होना है तो मुझे कुछ मिले, चाहे प्यार मिले, मोहब्बत मिले, चीज मिले। जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल गया, अब उसको ग्रेड्स अच्छे चाहिए तो खुश होगा। फिर दूसरी चीजें, किसी के ग्रेड कम हुए, उसके अच्छे हुए तो वो खुश होगा, रिलेटिविटी कंपैरिजन में वो खुश होगा। इस तरह जब हम अमली जिंदगी में कदम उठाते हैं तो हमें खुशी को महसूस करने के लिए, याद रहे मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुशी को महसूस करने के लिए हमें खारजी कोई ना कोई तरीकेकार चाहिए। इसीलिए आप एक कोई इवेंट करते हैं या कोई सालगिरह होती है, कोई शादी होती है, कुछ दिनों तो खुशी, उसके बाद फिर खुशी खत्म और फिर आपको कोई नई चीज की तलाश है। तो इंसान कंटिन्यूसली अपनी पूरी जिंदगी इस जिद्दोजहद और इस कश्मकश में गुजारता है कि मुझे मुतअद्दिद मुख्तलिफ तरीकों से खुशी मिलती रहे। तो अब पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकता, मगर आपकी आदत ऐसी हो गई है, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग हुई है कि आपको खुशी का ताल्लुक किसी चीज से मुंसलिक कर दिया गया है। तो अब आपको खुशी नहीं मिलती जब तक कोई नई चीज ना हो। नई चीज रोज होती नहीं है। तो उसके लिए तरीका ये बताते हैं कि इंसान अगर इस चीज को महसूस करे कि वो जहां के है, जिस जगह मौजूद है, जैसा है वो लाखों से बेहतर है, तो वो शुक्र अंदाजी का एक कैफियत पैदा होती है और उस शुक्र गुजारी के अंदर उसके अंदर एक एहसास खुशी, एहसास मुसर्रत पैदा होता है और ये उसके साथ रहता है। तो हमें खुश होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ये हमारे अंदर मौजूद है। सही। नौशाबा कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां तलाश करो, आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें भी आपको अगर चाहें तो आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ खुशियां ढूंढ सकते हैं और तलाश कर सकते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि हमारे यहाँ जो माहौल है, जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ख़वातीन को भी, मर्द हजरात को भी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए खुश रहने के लिए कि जहाँ हम रह रहे हों, जिस हाल में रह रहे हों, खुशियाँ तलाश करें और खुश रहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रमशा आपके मदु करने का मेरी तरफ से तमाम हाजरीन को, डॉक्टर साहब को, आपको, टीम को और सब देखने वालों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। जी जी, अच्छा, खुशी का ताल्लुक अभी जो हमारे देखने वाले बड़ा, जो अगर हमारे देखने वाले समझेंगे कि खुशी का कुछ डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके अंदर एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इमोशंस, के आपके अंदर जो मनफी ख्यालात के, जिन लोगों में इमोशंस या जज्बात कम होते हैं, या आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस होना, ये खुशी, वो लोग खुश होते हैं जिनमें हो। और सबसे ज़्यादा मुतमईन, नफ्स मुतमईना जिसको कहते हैं, या सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो राज़ी हो जाते हैं। राज़ी अब होना ऐसा तो नहीं, अब अल्लाह के देने पर भी और उससे ले लेने पर भी, जिसको जो लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन
और जो अल्लाह के देने पे और ले लेने पे राज़ी हो जाते हैं। तो हमें वो लोग उन लोगों को खुश देखा। खुशी कहते हैं कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी फाउंड, इट इज़ क्रिएटेड। आप खुशी को ढूंढने, और जैसे डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ, हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं कि आप पैदा होते हैं एक इड, जिसको इन्होंने कहा कि एक खुशी ये आपके डीएनए में होता है, आप इसे लेकर पैदा होते हैं। जैसे बच्चे के अंदर आपने देखा एक इड जिसको कहते हैं, ये प्लेयर प्रिंसिपल कहते हैं, और वो उस पैदाइशी के अंदर उसके अंदर इन बिल्ट होता है। लेकिन हम सब जिंदगी बाहर खुशी देख रहे होते हैं। लेकिन अब आप देखें कि खुशी, हमारी खुशियाँ क्या हैं, अगर हमारे देखने वाले शायद रिलेट कर सके। अगर बच्चा है तो स्कूल में जिससे अगर उसके नंबर किसी दूसरे के उससे कम आ गए साथ वाले दोस्त के, तो वो खुश होगा। अगर आपको ने किसी की सपोज नौकरी पे या किसी के हक के ऊपर डाका डाल लिया, आपको खुशी होगी। हमारे यहाँ जो खुशी है वो दूसरे को अपने से, मैंने देखा, जो कि बड़े अफसोस की बात है, सारी एग्जाम्पल्स एक जैसी नहीं है, माशरा ऐसे नहीं चलता, दोनों को बैलेंस लेके चलता है। लेकिन अब जितनी मटीरियलाइज सोसाइटी होगी, मैंने देखा कि अगर आपका मोबाइल दूसरे के मोबाइल से अपग्रेडेड मोबाइल है आपके पास, आपका जोड़ा दूसरे के जोड़े से अच्छा है, ईद पर आप अच्छे लग रहे हैं, और गलती से आपके दोस्त का ईद का जोड़ा अच्छा नहीं बना, तो आपको वो खुशी, असल में जो खुशी है उसका जो ताल्लुक है वो ये है, जो असल रिसर्च की गई, कि वो लोग जो दूसरों की खुशी के अंदर खुश होते हैं, अपनी ज़ात से निकल जाते हैं, जेनरस होते हैं, जो जिनके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है, जिनके अंदर काइंडनेस होती है, जो लोग काइंड होते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर होता है, बाहर निकलकर उन लोगों के अंदर खुशी का आंसर खुद ब खुद, और ये सीखी या टेम की जाती है। पैदा तो आप होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, अब वालिदैन किसे तरबियत ले रहे हैं, माशरे से ले रहे हैं, मीडिया से ले रहे हैं, और वो जो गम है उसको खरीद लेते हैं। अब खुशी के अंदर एक चीज इसके अंदर बहुत गलत है, खुशी के साथ ये कि खुशी में हमारे पास चॉइस नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहे कि गम या खुशी में से चॉइस करें, तो ऑब्वियसली आप खुशी करेंगे। अगर आपको दर्द या दुख में से या सुख में से चूज, तो ज़ाहिर है आप सुख को चूज करेंगे। इसके लिए ये है कि हम असल में उस हालत के अंदर जिस वक्त आ जाते हैं जब हमारे पास चॉइस नहीं होती। जिन लोगों का, याद रखें, फेथ, तवक्कल, ईमान, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, और वो सिचुएशन के अंदर आराम से मैंने देखा कि उस खुशी का वो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि उनका जो फेथ या उनको बिलीफ सिस्टम, उनको पता है कि ये इज्जत और जिल्लत, ये नफ़ा और नुकसान, ये ज़िंदगी और मौत, ये रिस्क मेरे रब की तरफ से है। और ये बिलीफ सिस्टम उन लोगों को बहुत मुतमईन और बहुत ज़्यादा ये देखें ना कि जो नशाबा बात कर रही हैं, बीमारियां भाई, ये जो इम्यूनिटी चीज़ों में से दो चीज़ें हैं, जी ये मैं खत्म कर लूं। ये जो दो चीजें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरफ निशानदेही कर दी है नौशाबा ने, डॉक्टर मोइस के। एक तो देखिए मटीरियलिस्टिक अप्रोच है हमारी यहाँ, जिसमें हमें खुशी मिलती है, हम इमोशंस की तरफ इतना ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं कि आपकी किसी ने तारीफ़ कर दी, आपकी किसी ने चीज़ को सराहा, आपके किसी ने काम को सराहा, तो इस चीज़ से जितनी हमें खुशी मिलती है, ये प्रैक्टिसेस हमारी यहाँ ख़त्म होती जा रही हैं। बात वही आ गई, नौशाबा ने कहा अच्छा मोबाइल, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, ये सारी चीज़ें हमें खुशियाँ तो दे रही हैं, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से ना हम वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। मैं उस मुद्दे पे आना चाहती हूँ डॉक्टर मोइस के, अगर मैं किसी को ये कह दूंगी कि हाँ तुमने ये जो चीज़ की है, या एप्रिशिएशन जिसको हम कहते हैं, अप्रिशिएट करना जो है वो हम ख़त्म कर चुके हैं, उससे बड़ी खुशी मिलती है। फिर हम अपने घरों में जो रोज़ाना प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम उसमें किसी की दिलजोई करें, किसी की मदद करें, उसमें जो खुशियां हैं वो हम नहीं तलाश कर रहे, इमोशंस में नहीं तलाश कर रहे, सारी जो हमारी अप्रोच है वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती जा रही है। डॉक्टर मोइस, मेरे ख्याल में हम इसको इस तरह करें कि हम कंपैरिजन में खुशी तलाश करते हैं। जी नौशाबा ने जो बात की बिल्कुल सही है कि अगर मेरा फोन बेहतर है या मेरे पास नई गाड़ी है उसके पास नहीं है, तो कंपेयर जब मैं करता हूं तो मुझे खुशी ज्यादा होती है, बिकॉज मैं उससे आला हूं और सामने वाला शख्स नीचे अबतर है। ये जो मसला है ऊंचा और नीचे का, ये मसला अल्लाह ताला के वहां शुरू हुआ था। इब्लीस ने यही काम किया था कि मैं बरतर हूं, और ये जो मट्टी से बना हुआ ये चूंकि मट्टी का है तो मट्टी अफजल नहीं है, आग ज्यादा अफजल है। ये इंसान में ये चीज मौजूद है। अच्छा, इससे खुशी नहीं होती, क्योंकि इससे आपको वक्ती तौर पर एक प्राइड महसूस होता है, मगर वो प्राइड और खुशी दो अलग अलग चीज है। खुशी का ताल्लुक प्राइड से नहीं है, ठीक है। तो अब खुशी दरअसल मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारे लिए सबसे आसान है
उसका फायदा, मैं एक फायदा भी बता रहा हूँ, वो ये होता है कि आप प्रोग्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये कंपटीशन ना हो कंपनीज के अंदर, कारोबार के अंदर, तो इंसान के कारोबार, कंपनीज तरक्की ना करें। तो उस लिहाज से ठीक है कि आप कॉम्पीट करते हैं, बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश में आपको बोनस मिलता है, आपको और चीजें मिलती है, फायदे मिलते हैं, प्रमोशन मिलते हैं, आप खुश होते हैं। मगर एक चीज याद रखें, कामयाबी बाय इटसेल्फ बड़ी तकलीफदेह चीज है, क्योंकि अगर एक शख्स कामयाब होता है तो कई नाकाम होते हैं। तो अगर कामयाब शख्स इस बारे में सोचे कि मेरी कामयाबी से कई नाकाम हुए, तो वो खुशी उसूलन उसको होनी नहीं चाहिए। तो फिर हमें करना क्या, ये जो छोटी चीजों की आप बात कर रहे हैं, दरअसल कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों के जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। उसमें यह कि उनमें रहम होता है, नर्म दिल होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, यानी दूसरों की खिदमत करते हैं बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी चीज के। दूसरा, छोटी छोटी बातों पे दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। उसके अलावा वो जिंदगी ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी के साथ गुजारते हैं। एक और चीज, उनमें सब्र का मादा ज्यादा होता है। तो उन लोगों में देखा गया है कि जो खुशी है, जो इंसान के अंदर वदियत की गई है, वो खुशी के लिए उनको एक्सटर्नल मींस, बैरूनी जराए इस्तेमाल नहीं करने, जरूरत नहीं है उसकी। मसलन आप देखिए मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन में, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे योग में हो, चाहे इस्लामिक सूफीज्म में हो, वो बंदा आंखें बंद करके बैठा है, उसका पूरा वजूद खुशी से नहा गया। ये खुशी कहाँ से आई? बाहर से तो कुछ ना आवाज आ रही ना कुछ आ रही है। इसलिए कि ये जेनेटिक्स के अंदर आपके जो अल्लाह ताला ने प्लेजर एक्सपीरियंस करने का जो सेंस दिया है, वो खुद ब खुद एक्टिवेट होता है आपके ब्रेन के अंदर। थॉट से, सोच से आपके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस होती है। एक तो होती है आपकी मुख्तलिफ वर्जिश करने से एंडोर्फिन प्रोड्यूस होती है, जिसको प्लेजर हार्मोन कहते हैं। जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर एक स्टेट होती है, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी माइंडफुलनेस एक्टिविटी में आप कुछ देर बैठे तो बाकायदा जो ब्रेन थर्मल स्कैनिंग होती है, उससे पता चलता है कि ब्रेन के कुछ हिस्सों के अंदर एक्टिविटी बढ़ती है। तो ब्रेन खुशी महसूस करता है जब आप उस लम्हे, जिस लम्हे आप मराकबे में बैठे हैं, आप अपने आप को मौजूद पाते नहीं, ज़हन खोता नहीं है। उस जगह आप सांस ले रहे हैं, आपको सांस लेने और निकलने का एहसास मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती है और हम मादा परस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम अपने अंदर की खुशी भूल कर ये समझते हैं कि मैं विन किया, मैं जीता, मैं पहले नंबर पे आया, मैं कामयाब हुआ, और वो नाकाम होता गया तो मुझे खुशी होगी। ऐसा इंसान जिंदगी में हकीकी तौर पर कभी खुश नहीं रह सकता। मैंने ये देखा है कि जिंदगी में जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फी, जिनको देने का जज्बा है, वो ज्यादा खुश है बनिस्बत उनको जिनको लेने का है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नौशाबा, आप इस बहस को कैसे कंक्लूड करेंगी? वेरी क्विकली नौशाबा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि खुशी का ताल्लुक़, जैसे याया ने भी बात की, बिल्कुल मैं मुत्तफ़िक हूँ कि बारिश का पहला कतरा, मिट्टी की खुशबू, आपको दरख्त, पौधे, पानी, आप देखें, ये आपको खुशी दे सकते हैं। और ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है, ना कि हमने उनको कीमती गाड़ियाँ, टेबलेट्स। जितना खुशी को आप जब पहुँच जाते हैं एक्सट्रीम पर भी सक्सेस के, तो आपको पता चलता है कि ये खुशी नहीं थी। खुशी तो बहुत छोटी चीज़ है और वो आपके अंदर होती है, और वो आपको देखना, वो आँख देखने वाली माँ बाप ने अपने बच्चों को उसके लिए ट्रेनिंग करनी है। और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मटेरियलाइज ना करें, टेबलेट्स दे दिया, अच्छा अगर आप कामयाब हो गए इम्तिहान में तो हम आपको गाड़ी देंगे, हम आपको, हालांकि उनकी खुशी का आपको इस तरह उसको कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि कंची किताब, उनको एक अच्छी तफरीह मुकाम पर आप ले जाएं जिधर वो सीखें। एक्सपोजर जो है ज़िंदगी का तजर्बात वो बच्चों को दें, ना कि उनको मटेरियलाइज दे दें खुशी जिसके अंदर वो दुनिया में वो सब कुछ भी देखें जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे देखें, जो कि आपकी तरबियत और आपके कल्चर और आपके रिलीजन का हिस्सा नहीं है। तो खुशी दूसरों को खुश रहने में, आसानियां बांटें ताकि आपके लिए वापस आसानियां आए। ये सब कुछ आप रिवर्स आपके पास आता है, जो आप देते हैं, जो आप चाहते हैं सोसाइटी से। बात वही है कि हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, चाहे वो धोखा है, अपनी जिंदगी को गुजारिए और उसमें छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखिएगा कि आप जब आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, आप दूसरों से बेजा उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखेंगे, तो आपको
खुशियाँ मिलना खुद ही शुरू हो जाएंगी। और बात वही है कि मटीरियलिस्टिक नया मोबाइल, नए मॉडल की गाड़ी, नया मॉडल का मोबाइल, इन चीज़ों से निकल के अगर हम जो रूह की खुशी है वो तलाश करने की कोशिश करें तो शायद हमारी ज़िंदगियाँ बहुत बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया नौशाबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मैं फीडबैक ज़रूर दूँ और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह निगहबान। सुबह सवेरे पाकिस्तान।